हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मस्त वेलकम है कॉमर्स मूवी चैनल पे। आज आप सभी को हम क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, ये भी दो बुकों से तैयारी किया गया है, एनसीईआरटी प्लस एसबीपीटी। देखिए, इकोनॉमिक्स के फादर जो है ना, एडम स्मिथ है, यानी इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ। उसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे। अर्थशास्त्र का डिफिनीशन यानी इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं, यानी अर्थशास्त्र किसे बोलते हैं। यह सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है, यानी सामाजिक विज्ञान का यह एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के, यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन उत्पादन वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र है जो सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है और इसके अंतर्गत उत्पादन। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्पादन किसे बोलते हैं। उत्पादन उसे बोला जाएगा ना, जैसे वस्तु हम खरीदेंगे और वस्तु के रेट में हम लोग चेंज कर देते हैं ना, उसे उत्पादन बोलते हैं। यानी हम लोग कच्चे वस्तु खरीद कर लाएंगे और उसके प्रोडक्ट तैयारी करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो निश्चित है कि उस वस्तु के रेट में चेंज हो जाएगा। जैसे एक दर्जी है तो जाता है, कपड़ा खरीद कर लाता है, उसके बाद उसको सील देता है तो उसके रेट में चेंजिंग हो जाता है। एक फर्नीचर वाला है, वो जाता है ऐसे, यानी फर्नीचर वाला जो है वो जाकर पेड़ खरीद लेता है, उसके बाद उसे बेंच वगैरह फर्नीचर वगैरह ये सब बनाकर बेचता है, तो फिर उसके रेट में चेंजिंग हो जाता है। तो उससे बोलते हैं उत्पादन, यानी वस्तु के रेट में क्वालिटी में चेंज ला देना उत्पादन कहलाता है। उसके बाद है आपका वितरण। देखिए, वितरण और विनिमय दोनों एक ही होता है। वितरण और विनिमय, वितरण और विनिमय का मतलब एक ही होता है, इसमें वस्तुओं का रेट निर्धारण किया जाता है, यानी किस वस्तु को कितने रेट पे बेचना है, इसमें वस्तुओं का रेट निर्धारण किया जाता है वितरण के अंतर्गत। उसके बाद है विनिमय। विनिमय में वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता है। एक्सचेंज के मतलब होता है कि देखिए, पहले विनिमय जो हो रहा था, क्या होता था कि गेहूं लेकर चावल दिया जा रहा था, उसको भी विनिमय बोला जाता था। और आज के दौर में जो विनिमय हो रहा है, मुद्रा के द्वारा हो रहा है। पहले मुद्रा नहीं थी, आज के दौर में मुद्रा हो गया। मुद्रा भी हमको लग रहा है ऐसे कुछ साल में देखना, क्योंकि आजकल जितना भी पेमेंट हो रहा है सब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो विनिमय के अंतर्गत एक्सचेंज, यानी वस्तु लेकर मुद्रा के द्वारा भुगतान किया जाता है, उसे बोलते हैं विनिमय। उसके बाद है उपभोग। और उपभोग किसको बोलते हैं, यानी वस्तुओं की उपयोगिता को उपयोग कर लेना उपभोग बोला जाता है। जैसे हम ये इस स्केच का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका उपयोगिता क्या है कि इस अभी ये लिख रहे हैं, तो यानी इसके लिखने की कला को इसको हम लिख कर उपयोग कर लेंगे, तो इसको बोलेंगे कि इस स्केच का हम उपभोग कर लिए, का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें आप लोग का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के बारे में, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही अर्थशास्त्र बोला जाता है। और अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन के बारे में अध्ययन करना। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। उसके नीचे आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं, यह वह क्रिया है जिसका संबंध, यानी यह वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। यानी आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए, आवश्यकताएं मीन्स होती है चाहत, यानी चाहत को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग करना आर्थिक क्रिया बोलता है। यानी एक और इसका डेफिनेशन हो सकता है, यानी मनुष्य के असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग जो किया जाता है, उसे आर्थिक क्रिया बोला जाता है। और मनुष्य की जो चाहत होती है ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। यानी आज एक मनुष्य के पास एक छोटा सा
कारोबार है, कल सोचेगा दूसरा हो जाए, परसों सोचेगा दूसरा, यानी मनुष्य की चाहत कभी पूरी होगी ही नहीं, हमेशा अधूरी रहती है। यानी आज तक ना किसी की चाहत पूरी हुई है, न ये आगे फिर कभी होगी, क्योंकि इंसान जो होता है ना बहुत लालची होता है, उन लोगों की चाहत कभी पूरी होती ही नहीं है, ऑटोमेटिक अंदर से उत्पन्न होती जाती है। अब चाहत की बात आई है तो जैसे एक बात हम भी बोल रहे हैं शायरी के रूप में कि तुम्हें चाहने वाले तो बहुत मिलेंगे, कि तुम्हें चाहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिसे तुम कभी भूल ना पाओ वैसी चाहत सिर्फ मेरी होगी। यानी तुम्हें चाहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिसे तुम कभी भूल ना पाओ वैसी चाहत सिर्फ मेरी होगी। लेकिन इस चाहत में और उस चाहत में बहुत अंतर है। वो भी चाहत वही है देखा जाए तो, क्योंकि आज के दौर में एक है तब तक दूसरे पे तैयारी, दूसरी भी हो गई तब तक तीसरी पे तैयारी, तो उस लाइन में भी चाहत पूरी नहीं होती है। उसके बाद है आर्थिक क्रिया के प्रकार। देखिए 3 नंबर टॉपिक है आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया में आपके उपभोग, उत्पादन, विनिमय, ये हम आप लोग को ऊपर ही बता दिए हैं। उत्पादन बता दिए हैं, उपभोग भी यहाँ पे बता दिए हैं, और विनिमय का मतलब और वितरण का मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। विनिमय में जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वस्तु की निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। यानी वस्तु की कीमतों का निर्धारण और साधनों की कीमतों का निर्धारण विनिमय के अंतर्गत किया जाता है। यानी वितरण के अंतर्गत वस्तुओं का कीमतों का निर्धारण किया जाता है। वस्तु कीमत निर्धारण का मतलब जो इसके अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं की रेट फिक्स की जाएगी, और साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत जो हम लोग वस्तु उत्पादन करते हैं तो निश्चित है कि कहीं पे संगठन बैठाए होंगे, संगठन बैठाए होंगे तो वहां पे भूमि का भी रेट फिक्स करना है, यानी उसका भी चार्ज देते हैं, रेंट देते हैं उसका भी। उसके बाद यानी इसमें साधन कीमत निर्धारण में देखा जाता है कि रेंट कितना दिया गया है, बिल्डिंग का रेंट कितना दिया गया है, यहाँ पे जो लैंड है उसका चार्ज कितना है, उसके बाद इसमें जो मशीन लगाए उस पर खर्च कितना है, सबको बारे में उसमें निर्धारण किया जाता है। यानी साधन कीमत निर्धारण में वस्तु को उत्पादन करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसका रेट इसमें फिक्स किया जाता है, और वस्तु का रेट वस्तु कीमत निर्धारण में किया जाता है। यहाँ पे वस्तु कीमत निर्धारण होगा। देखिए अब एक ये तीनों हम आपको ऊपर ही बता दिए थे, लेकिन एक ये आप लोग को नया मिला है निवेश। निवेश को देखिए, निवेश हम लोग किसे बोलते हैं, वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए हम मशीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, यानी वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए निवेश उसे बोलता है जो हम खरीदेंगे ना वो अपने पास रखेंगे, उसको बेचेंगे नहीं, यानी उसको पूंजी के रूप में उस पर निवेश कर देते हैं उत्पादन, वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए, तो उसे निवेश बोला जाता है, जिसे भविष्य में चलकर प्रॉफिट के रूप में कमाया जाता है। उसके बाद 4 नंबर है टॉपिक आप लोग का उत्पादन के एजेंट। उत्पादन के एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है। उत्पादन के एजेंट किसे बोलते हैं, उत्पादन के एजेंट होते कितने हैं। देखिए उत्पादन के 5 एजेंट होते हैं। पहला है आपका भूमि, यानी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए उसे ही उत्पादन के एजेंट बोलते हैं, यानी इसके बिना हम लोग वस्तु चाहकर भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है भूमि, यानी वस्तु को उत्पादन करने के लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है श्रम, श्रम में आ जाते हैं श्रमिक, बिना श्रमिक के हम लोग वस्तु के उत्पादन नहीं कर सकते, नहीं खुद से हम लोग कितना काम करेंगे। उसके बाद है पूंजी, देखिए पूंजी रहेगा ना तभी हम लोग कच्चे माल को खरीदेंगे और उससे क्वालिटी में चेंज करके, यानी उस वस्तु से कच्चे माल से क्वालिटी वाले वस्तुओं को उत्पादन करेंगे। उसके बाद है संगठन, यानी संगठन का एक भूमि के ऊपर एक संगठन का यानी बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, उसके बाद ही उसके अंतर्गत कार्य को शुरू करेंगे। देखिए
उद्यमिता, उद्यमिता बहुत जरूरी है, यानी ईपीएस में इसको जो स्टूडेंट का ईपीएस होगा वो उद्यमिता के बारे में अच्छे से जानते होंगे, या फिर ईपीएस वाला जब हम लेसन बताएंगे उसमें अच्छे से इसको डील किया जाएगा। देखिए उद्यमिता और साहसी दोनों एक ही होते हैं। उद्यमिता और साहसी दोनों एक ही होते हैं। साहसी उस व्यक्ति को बोला जाता है ना जिसके जिंदगी में अवसर आया, उस अवसर का वो लाभ उठा ले, यानी उसे साहसी बोलते हैं। साहसी जो होते हैं ना वो अवसर के इंतजार में बैठे रहते हैं, अगर अवसर नहीं भी रहेगा ना तो अवसर खोज लेंगे, उसे बोलते हैं उद्यमिता। उद्यमिता यानी साहसी और उद्यमिता दोनों एक ही है, यानी जो व्यक्ति रिस्क लेता है ना किसी काम को करने के लिए उसे हम उद्यमिता या फिर साहसी बोलेंगे। देखिए अब अवसर यानी साहसी जो होते हैं ना अवसर के तलाश में बैठे रहते हैं, और अवसर जो होती है ना दो प्रकार की होती है, यानी एक निर्मित अवसर होती है और एक खुद से बनाया गया अवसर, जिसको एक निर्मित अवसर और एक क्रिएट करना यानी अपने से बनाए गए अवसर होते हैं। निर्मित अवसर यानी हम लोग अपने से बनाएंगे, एक पहले से मौजूद अवसर होता है। यानी मौजूद अवसर के मतलब होता है कि किसी बिजनेस यानी कहीं भी मार्केट में जाएंगे जहां पे पहले से कोई बिजनेस जिस लाइन का डाला गया है और जाकर हम उस वही बिजनेस फिर डाल देंगे तो उसको बोलेंगे कि पहले से वो अवसर जो था ना वो मौजूद था और हम गए और वही काम शुरू कर दिए। और निर्मित अवसर का मतलब होता है कि अपने से थोड़ा क्वालिटी वाला बनाएंगे, यानी काम वही करेंगे या फिर उससे हटकर काम करेंगे लेकिन उससे थोड़ा अलग रहेगा, तो उसको बोलते हैं निर्मित अवसर, यानी हम अपने से इसका निर्माण किए हैं, तो ये निर्मित अवसर हो गया। और जो पहले से मौजूद था यानी हम गए वहां पे दो चार यानी पहले से मार्केट में चल रहा था वही काम हम शुरू कर दिए, तो वो होगा पहले से मौजूद अवसर। उसके बाद 5 नंबर टॉपिक है आप लोग का आर्थिक क्रिया के स्तर। आर्थिक क्रिया के जो स्तर है ना वो दो प्रकार के होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना ये कभी भी एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो भी पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की जरूरत क्या है, नहीं एक कर्मचारी की जरूरत, एक कर्मचारी से रिलेटेड जितनी भी उसकी आवश्यकताएं हो या प्रॉब्लम जो भी हो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसको सॉल्व किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समाज को या फिर पूरे देश को देखा जाता है, उसे बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, यानी पूरे समाज को ले ले पूरे देश को लेकर हम चलेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र, और एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसे बोलते हैं। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ना वो समष्टि अर्थशास्त्र का ही एक भाग होता है, और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र ही मिलकर समष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण करता है। उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं, ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर है वस्तु कीमत सिद्धांत, यानी इसमें वस्तु का कीमतों का सिद्धांत यानी वस्तु को रेटों के बारे में जानकारी होती है, उसी के बारे में इसको बताया जाता है, यानी इसमें वस्तु का रेट फिक्स किया जाता है। देखिए इसमें और 2 टॉपिक होता है, मांग का सिद्धांत। अब मांग का सिद्धांत का मतलब देखिए जिस वस्तु का डिमांड ज्यादा होने लगता है ना तो मार्केट में उसकी रेट बढ़ जाती है, तो यानी मांग का सिद्धांत यानी जिस वस्तु की मांग अधिक होगी उसका रेट बढ़ जाएगा और जिस वस्तु की मांग कम होगी उसका रेट गिर जाएगा, उसे बोलते हैं मांग का सिद्धांत, यानी मांग के अनुसार इसमें वस्तु का रेट फिक्स किया जाता है। उसके बाद है लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत के मतलब कि इस वस्तु को उत्पादन करने में हम लोगों को कितना लागत आया है यानी कितना खर्च आया है इसमें उसको देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यानी इसका 3 प्रकार होते हैं, एक बता दिया आपको, दूसरा है साधन कीमत सिद्धांत। साधन कीमत सिद्धांत में देखिए मजदूरी को देखा जाता है, लगान को देखा जाता है, ब्याज को देखा जाता है तथा लाभ को देखा जाता है। इसमें
यानी किस वर्कर को मजदूरी का रेट कितना, मजदूरी कितना देना है, साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत ही देखा जाता है। लगान यानी टैक्स भी ले सकते हैं या फिर रेंट भी बोल सकते हैं। इसमें लगान यानी टैक्स या रेंट को इसी में देखा जाता है कि टैक्स किसका कितना देना है, किसके अनुसार टैक्स देना है, और या फिर रेंट कितना देना है। ब्याज भी आप लोग का, ब्याज यानी जो ऑनर जो कैपिटल लगाए हैं, पूंजी जो लगाए हैं, उस पे कितना % इंटरेस्ट देना है। उसके बाद है लाभ, यानी हम लोग को एक वस्तु पर कितना लाभ कमाना है, ये साधन कीमत सिद्धांत ही तय करता है, इसी के अंतर्गत तय होता है। उसके बाद 3 नंबर है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत में होता क्या, देखिए एक कंपनी है ना, तो बहुत सारी की वस्तु, बहुत तरह की वस्तुओं को उत्पादन करती है। तब ऐसा नहीं ना कि एक ही वस्तु के उत्पादन पे जो भूमि का चार्ज, श्रम का चार्ज, पूंजी, संगठन, उद्यमिता, यानी जितने भी खर्च इसको, यानी एक वस्तु को उत्पादन करने में जितना भी खर्च है वो, तो मान लीजिए एक ही वस्तु पे ही सबका रेट नहीं जोड़ देंगे। बहुत तरह की वस्तुएं होती है ना, अगर 5 तरह की वस्तुएं है तो इस पे कितना खर्च आया है उसमें 5 से डिवाइड करके उस पांचों वस्तुओं को जोड़ेंगे, तो वो जो काम करता है ना, वो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत करता है। यानी एक संगठन के अंतर्गत 5 वस्तुओं का निर्माण हो रहा है ना, तो इस उत्पादन करने में जितने भी खर्च आए होंगे उस पांचों पर लगाया जाएगा। यानी खर्च जो आया होगा, खर्च उस पर लगाकर उसके बाद टैक्स वगैरह, उसके बाद प्रॉफिट जो होगा, उसके बाद रेट फिक्स किया जाएगा। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के लिए। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन के बारे में ही पढ़ना है। तो किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है ना धन है, यानी धन का विज्ञान है, तो ये बात बोले हैं एडम स्मिथ। दूसरा है मानव कल्याण का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया, यानी मानव को कल्याण के बारे में किसने सोचा, तो ये जो सोच रखे हैं मार्शल ने रखे हैं। उसके बाद सबसे पहले माइक्रो शब्द किसने किया, माइक्रो शब्द का उपयोग किसने किया, सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग किसने किया, इसका उपयोग किए हैं रेगनर फ्रिस। और माइक्रो शब्द जो लिया गया है ना, वो ग्रीक से लिया गया है। आप लोग इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि माइक्रो शब्द कहां से लिया गया, तो ग्रीक से लिया गया है। उसके बाद 4 नंबर है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक तो कभी आदर्श विज्ञान होता है, यानी किस विद्वान ने कहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान के रूप में तो कभी आदर्श विज्ञान के रूप में होता है। तो ये जो बात बोले हैं फ्रेडमैन, यानी ये विद्वान जो है फ्रेडमैन ने बताए हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो कभी वास्तविक विज्ञान का रूप धारण करता है तो कभी आदर्श विज्ञान का रूप। उसके बाद एक और आप लोग का ऑब्जेक्टिव बच गया है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत का स्तर का अध्ययन करने का मतलब है कि एक व्यक्ति के बारे, एक वस्तु के बारे में नहीं बात हो रहा है, सामान्य में बहुत सारे वस्तुएं आ जाएंगी। अगर वही बोल दिया जाए कि एक वस्तु कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जो एक व्यक्ति से रिलेटेड कौन सा होता है अर्थशास्त्र, व्यष्टि, तो उसको व्यष्टि बोलते हैं। लेकिन सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन है, तो इसको हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र।